हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो बेटा हम आपका साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 था वो था आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल, उसकी स्टडी कर रहे थे। ठीक है, उसके बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें जान ली थी, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन जो हमने देखी थी वो हमने देख ली थी। ठीक है, अच्छा तो आज हमको जो टॉपिक स्टडी करना है, जो आपको हमको समझना है वो ये है कि हम इतने दिनों से मेटल्स की बात कर रहे हैं कि ये मेटल है, नॉन मेटल है, इसकी प्रॉपर्टी ऐसे है, इसकी प्रॉपर्टी वैसी है। ठीक है, अब आपने जब इतनी स्टडी कर ली मेटल्स के बारे में, आपने इतनी सारी चीज़ें जान ली, तो आपको कम से कम इतनी समझ हो जानी चाहिए कि आप कैसे, या फिर इन जो भी चीज़ें आपने पढ़ी उनका आप किस तरह से यूज करके जो मेटल है असल में उसको नेचर में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब कि जब आप अगर मैंने बोला कि जाओ कहीं से आयरन लेके आओ, आयरन, और मैंने बोला खरीद कर नहीं लाना है आपको, जो अर्थ की सरफेस से मिलता है वहाँ से लाना है। तो अगर मान लो, हालांकि ये टास्क बहुत बड़ा है, मैं बोलूँगा नहीं, बट अगर ऐसे मान लिया आपको टास्क दिया जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कैसे आप नेचुरल, जो आपका नेचुरल फॉर्म में आपका जो आयरन या फिर कोई भी मेटल जो मिलता है उस मेटल से आप प्योर मेटल तक पहुँच पाओगे। कौन कौन से ऐसे प्रोसेस है, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स है पढ़ा हुआ, या फिर कौन कौन से ऐसे कहानियाँ होगी जिससे चलते 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 आप प्योर मेटल जो है वहाँ तक पहुँचोगे। ये आपका इम्प्योर मेटल, अब कितनी सारी सीढ़ियाँ चलनी पड़ेगी जिससे कि आप प्योर मेटल तक पहुँच पाओगे। ये जो बीच का प्रोसेस है ना, इसी को बोला जाता है एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल्स, या फिर उसका एक दूसरा नाम दिया गया है अकरेंस ऑफ मेटल्स, कि कैसे आप मेटल्स को पा सकते हो। और एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल्स मतलब कि कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो मेटल्स को। ठीक है, इम्प्योर टू प्योर फॉर्म में, ये जर्नी को बोला जाता है अकरेंस ऑफ मेटल्स या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ठीक है हमको मेटल्स तो निकालना है। अब बात ये करते हैं कि ये मेटल आपको मिलेगा कहाँ, जिस मेटल की हम बात कर रहे हैं, है ना, कोई भी जो मेटल है मिलेगा कहाँ आपको। देखिए हवा में तो नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है, हवा में मेटल्स नहीं मिलते, बहुत कम अमाउंट में प्योरीफाई में मिलते हैं, वो भी अगर आपको लेबोरेटरीज में ही मिल सकते हैं ये। ठीक है, अच्छा तो मतलब आपको जो एटमॉस्फेयर है, हवा कहने का मतलब एटमॉस्फेयर में नहीं मिलेगा, ये आपको जो अर्थ की जो सरफेस होती है उसमें मिलेगा। अर्थ की 3 सरफेस होती है, पता है ना आपको, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट अपर सरफेस होती है, मेंटल मीडियम सरफेस होती है, मॉडरेट जो बीच में होती है, एंड जो लास्ट वाली जो सरफेस होती है वो होती है आपकी कोर। तो ये जो मेटल्स होते हैं आपके, ये आपके अपर सरफेस में मिल जाएंगे, हालांकि नीचे भी मिल सकते हैं। नीचे आपको मोल्टन जो फॉर्म होती है, पिघले हुए मेल्ट फॉर्म में मिलते हैं, वहाँ से अपने को ये चाहिए नहीं, और वहाँ पर टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, इतना कि अपने पास इक्विपमेंट नहीं है कि हम उस मेटल्स को निकाल सकें। चलिए इसलिए हम जो मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं हम उसकी अपर सरफेस, जो क्रस्ट सरफेस है वहाँ से। ठीक है, अब देखिए क्रस्ट सरफेस जो होती है इसमें एक नहीं दुनिया भर की चीज़ें होती है, दुनिया भर की चीज़ें मतलब एन नंबर्स ऑफ काफ़ी सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है ये क्रस्ट सरफेस, जो भी आप आज की डेट में देखते हो, जिस ज़मीन के आप ऊपर चलते हो, सरफेस जो भी आपकी। अच्छा तो क्या है, आपके ऐसी सरफेस या फिर आपका ऐसा मैटर जिसमें एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स दोनों के दोनों, या फिर कोई भी एक ऐसी सरफेस या ऐसा मैटर जिनमें आपके कंपाउंड्स मेटल्स के साथ मिक्स हुए रहते हैं विथ सम इम्प्योरिटीज़। मतलब आपके कुछ कंपाउंड है, कुछ एलिमेंट है, ये मेटल्स के साथ मिक्स हुए पड़े हैं विथ सम इम्प्योरिटीज़, तो इन सब को बोला जाता है मिनरल्स। देख लीजिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे। मिनरल्स जैसे क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, आपको नेचुरल फॉर्म में अर्थ की सरफेस पे, क्रस्ट सरफेस पर जो भी आपको कंपाउंड या एलिमेंट, मिलते हैं विद मेटल्स, मतलब मेटल भी इनमें मिक्स हुआ रहता है इन कंपाउंड्स के साथ। ठीक है, ये चीज़ें जो आपको मिलती है विद सम इम्प्योरिटीज़। ठीक है, आपके कोई कंपाउंड या एलिमेंट है उनमें मेटल जो है मिक्स हुआ पड़ा है। ठीक है, अब वो ये सारी चीज़ अगर आपको इम्प्योरिटीज़ के साथ मिलती है, जो कि नेचुरल फॉर्म में इम्प्योर ही होती है, अगर ऐसा मिलता है तो इस मैटर को, इस सारे मैटर को बोला जाएगा मिनरल्स। मिनरल्स में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, काफ़ी सारे। ठीक है, अच्छा इनको बोला जाएगा मिनरल्स। ठीक है, लेकिन एक बात देखिए, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनसे आप जो ये मेटल है ना, मेटल इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे मिनरल्स जिनसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है
उन मिनरल्स को बोला जाता है ओर। ठीक है, ऐसे मिनरल्स जिनसे कि यू कैन एक्सट्रैक्ट मेटल दैट कॉल ओर्स। ऐसे मिनरल जिनसे आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वो है आपका ओर। ठीक है, अच्छा इनमें अगर मैं इम्प्योरिटीज़ की बात करूँ तो इम्प्योरिटीज़ होती है जैसे आपकी सोइल है, आपका सैंड है, या फिर आपकी मान लीजिए स्टोन्स वगैरह हैं, ठीक है, रोक है, चट्टान वगैरह जो भी होती है, ये सारे के सारे आपको इम्प्योरिटीज़ होती है। ठीक है, अच्छा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई मिनरल्स एंड ओर्स की। अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक फ्लो डायग्राम, हालांकि आपके बुक वाला ही है, क्योंकि ये बुक वाला ही एग्जैक्ट मैं इसलिए लाया क्योंकि जब आप बुक खोल कर देखोगे ना तो आप थोड़ा सा डरो ना कि सर ये इतना बड़ा प्रोसेस क्या दे गया है। असल में कुछ नहीं है, बस ये दिखने में इतना बड़ा लग रहा है। तो ये असल में क्या है कि किस तरह आप जो भी आपके ओर होते हैं, ओर, उस ओर से आप कैसे प्योर मेटल्स तक पहुंच सकते हैं, उसके एक एक स्टेप्स, उसके एक एक प्रोसेस दिए गए हैं आपको इसके थ्रू। ठीक है, इससे पहले एक और चीज़ देख लीजिए। आपको पता है हमने वी हैव स्टडी अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज टेल्स अबाउट द हाउ, मतलब आपका विच एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव एंड विच एलिमेंट इज लेस रिएक्टिव एंड ऑल्सो विच एलिमेंट इज मॉडरेट रिएक्टिव। ओके, ठीक है। तो अगर मैं सीरीज की बात करूँ तो सीरीज कुछ ऐसी थी आपकी, देखिए ये था आपका फर्स्ट ऑफ ऑल वाज था सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन हम इसमें इंक्लूड नहीं करें, हाइड्रोजन नॉन मेटल्स में आता है। ठीक है, कुछ रीजन है जिसकी वजह से इसको इसमें रखा गया है, इसके बाद हम बाद में करेंगे। हाइड्रोजन हटा दीजिए। ठीक है, चलिए फिर भी अगर मान लें अगर कंप्लीट लिखते तो हाइड्रोजन, देन आपका कॉपर, मरकरी, फिर आपका सिल्वर, एंड देन आपका ओरम यानी कि गोल्ड। ठीक है, इसमें से आप हाइड्रोजन इसको हटा दीजिए, और आपका जो मरकरी है, मरकरी आपको पता है ना, मरकरी आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, इसलिए तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज थी जो कि हमने अभी कुछ टाइम पहले ही देखी थी। ठीक है, दैट इज अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, दिस इज योर रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, अब क्या हुआ है, इस रिएक्टिविटी सीरीज जो है इसको इनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर मैं पार्ट्स के नाम बताऊं तो पोटेशियम से लेके एल्यूमिनियम तक जो भी आपके मेटल्स है उनको बोला गया है हाईली रिएक्टिव। कौन सा बोला गया है? हाईली रिएक्टिव। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके जो जिंक से लेकर कॉपर, लेड, ठीक है, यहां तक के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको बोला गया, सॉरी इसमें आपका कॉपर भी है। ठीक है, ये जो एलिमेंट है इनको बोला गया है आपका मॉडरेट रिएक्टिव, मतलब मीडियम रिएक्टिव, ना ज़्यादा ना कम। और इसके अलावा जो भी बचे आपके, जैसे आपका सिल्वर है, आपका गोल्ड है और आपका प्लेटिनम जैसे है, वो होते हैं वेरी लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव। ठीक है, वेरी लेस रिएक्टिव, ये मॉडरेट रिएक्टिव, ये आपका हाईली रिएक्टिव। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि जब आप इनको नेचर में ढूंढने जाओगे, मतलब ऐसे खुद को देखोगे जब इनको क्रश सरफेस को, तो आपको किस फॉर्म में मिलेंगे? देखिए ये होते हैं हाईली रिएक्टिव, ये जो एलिमेंट है, इसलिए ये कभी भी आपको फ्री फॉर्म में नहीं मिलेंगे, फ्री फॉर्म में नहीं मिलेंगे, किसी ना किसी अदर एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाए रहे होंगे। मान लीजिए आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाए, ठीक है, कैल्शियम हाइड्राइड मिल जाए, या फिर आपको हो सकता है कोई अलग ही चीज़ मिल जाए, या फिर आपके जैसे आपके जो ओशियंस जो होते हैं, समुद्र वगैरह हो जाते हैं, उसमें जैसे कि आपको इनके क्लोराइड मिल रहे, जैसे सोडियम क्लोराइड मिल गया या फिर मैग्नीशियम के क्लोराइड मिल गए। ठीक है, कभी भी मतलब फ्री फॉर्म में नहीं मिल रहे आपको। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं बिकॉज ऑफ देयर हाईली रिएक्टिविटी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम मॉडरेट रिएक्टिव जो भी हैं आपके एलिमेंट्स, ये आपको ऑक्साइड और सल्फाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट, इन तीनों के फॉर्म में मिलते हैं आपको। ठीक है, ऑक्साइड मतलब जैसे मान लीजिए जिंक ऑक्साइड मिल गया आपको, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड मिल गया आपको, ठीक है, या फिर आपको मान लीजिए
ऑक्साइड मिल सकते हैं, या फिर आपको कार्बोनेट की फॉर्म में जैसे हमने बताया उसमें मिल सकते हैं। मैं लिख दूँ क्या, इनको लिख ही देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपको ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिल सकते हैं, या फिर आपको सल्फाइड जैसे जिंक सल्फाइड है, लेड सल्फाइड है, ठीक है, सल्फाइड के फॉर्म में मिल सकते हैं आपको, इसके फॉर्म में मिल सकते हैं, या फिर आपको ये जो नॉर्मल होते हैं आपके कार्बोनेट, इनकी फॉर्म में मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, ये आपको इस फॉर्म में मिल रहे हैं। आपके जो गोल्ड और हम जैसे प्लेटिनम जो भी एलिमेंट है ये आपके बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए मैंने लिखा है वेरी वेरी लेस रिएक्टिव। अगर इनको ढूंढने जाओगे आप तो जनरली ये भी मिलते हैं आपको, मैंने बोला लेस रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव नहीं, रिएक्शन तो करते हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट में करते हैं, ठीक है। तो ये आपको मिलते हैं नेचर में या तो ऑक्साइड या फिर आपको इनके सल्फाइड्स मिलते हैं, ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड, गोल्ड ऑक्साइड, इस तरह से, ठीक है। तो ये लेस रिएक्टिव होते हैं, इनके आपको ऑक्साइड और सल्फाइड मिल रहे हैं, या फिर ये आपको फ्री फॉर्म में भी मिल सकते हैं बहुत रेयर केस में, ठीक है। अच्छा, तो इनकी रिएक्टिविटी सीरीज का पूरी इनको नाम दे रखा है और नेचर में जिस फॉर्म में मिलते हैं वो बता रखा है हमने, ठीक है। यहाँ तक की कहानी ठीक है, ठीक है जी, हमको भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं मिटा दूँ क्या? चलिए मिटाते नहीं है, बस इसको इस तरह रख लेते हैं। आप याद रखना बेटा, ये है ना आपके हालांकि बुक में ही मिल जाएगा आपको, हम भी बता रहे हैं और एक्स्ट्रा चीज़ भी मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा समझ लें इसके बारे में। अब आ जाती है इसकी ओवरऑल प्रोसेस किस तरह रहेगी, ठीक है। मैंने जो अक्रेंस ऑफ मेटल है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। ये आपका असल में पार्ट 1 है। पार्ट 1 में जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि किस तरह आप निकालोगे, उससे रिलेटेड बेसिक चीज़ें जैसे मैंने रिएक्टिविटी के बारे में बताया, मिनरल्स के बारे में बताया, और क्या होते हैं, इनके बेसिक चीज़ें मैंने बताई है। कल आप जो इसका सेकंड पार्ट रहेगा उसमें हम इनके जो एक एक जो प्रोसेस है उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी मैं ले लेता हूँ जस्ट इसका बेसिक, ये आपके और, ठीक है। सबसे पहले ओर्स को आपने किया कंसंट्रेशन, ठीक है। अब कंसंट्रेशन से पहले भी एक प्रोसेस होती है, सबसे पहले एक प्रोसेस होती है कि इसको ना जो भी आपके और मिल रहे हैं उसको छोटे छोटे पीस में ब्रेक कर लेते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़े में कर लेते हैं, मतलब उसकी क्रश कर लेते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो आप, ठीक है। मतलब उसको बोल सकते हो आप क्रशिंग, ठीक है। हालांकि आपको बुक में नहीं मिलेगा जस्ट, लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। आपको अगर वास्तव में, अगर कोई स्टूडेंट वास्तव में पेपर के लिए पढ़ रहा है, ओनली पेपर के लिए, तो आप उसको और के बाद आपको कंसंट्रेशन लिखना है। लेकिन आप कोई स्टूडेंट, कोई मेरे जैसा हो जो वास्तव में समझने के लिए, इनको सीखने के लिए पढ़ता है, तो वो और के बाद क्रशिंग को समझेगा, ठीक है। क्रशिंग सबसे पहले और की क्रशिंग होती है। अच्छा, फिर आ जाता है उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन में क्या करते हो बेटा, जैसे मान लीजिए कुछ भी आपके पास अनाज वगैरह आया, ठीक है, अनाज आया नॉर्मली आप खरीद के लाए, और आपको क्या मिलेगा, आप वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में थोड़ी मिलता है, उसके अंदर कचरा वगैरह ये सारी चीज़ें होती है ना, कूड़ा करकट मिल रहा है आपको, या फिर उसमें फालतू चीज़ें भी होती है, ठीक है। तो आप उन सबको अलग करोगे, जो भी कूड़ा करकट हो जाए, ठीक है। तो वही जो आपके जैसे मान लो कूड़ा वगैरह अलग कर रहे हो, या फिर नॉर्मल कुछ चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली उनको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उन चीज़ों को तो आप हटा लोगे कंसंट्रेशन के अंदर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोई और लेके आया और उसको आपने क्रश कर लिया, आपको पता चला कि इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, इस ओर के अंदर कुछ ऐसे मेटल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। वैसे मैक्सिमम मेटल्स के अंदर होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, किसी के अंदर कम, किसी के अंदर ज़्यादा। अच्छा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो आपने क्या किया, उसका मैग्नेटिक प्रोसेस से उसको गुजार करके देखा। मैग्नेटिक प्रोसेस में क्या होगा, उसके अंदर जो मेटल्स के जो भी एलिमेंट्स हैं वो अलग हो जाएंगे, और बाकी जो फालतू कचरा बचा, मतलब जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वो अलग हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल अलग, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल अलग, तो हो गया अलग अलग कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कंसंट्रेशन। ये मतलब आपका जस्ट स्टार्टिंग प्योरीफाई करना जब स्टार्ट करते हो, वो जस्ट इसका इनिशिएशन है, जब उसकी पहली प्रोसेस है उसको साफ करने की, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट जब बात करने लगते हैं तो यहीं से हमारा ये डिवाइड हो जाता है तीनों रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, कि हाईली रिएक्टिव इस तरह होगा, मीडियम इस तरह, एंड लो रिएक्टिविटी जिनकी है वो इस तरह होगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं हाईली रिएक्टिव की। हाईली रिएक्टिव में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, क्या, आपको खाली उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करना होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिए, उसके बाद आपको सीधे ही वो प्योर फॉर्म जो होती है उनमें मिल जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस आपको पता है ना, हमने आपको बताया, जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है,
उसमें से आपको कॉपर को अलग निकालना है, तो क्या करोगे आप, एक जार लेना है आपको, ठीक है। उस जार में दो कोई भी अलग अलग मेटल्स की रोड डाली, उसको आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, कॉपर सल्फेट में जैसे ही करंट फ्लो होगी, मतलब उसका इलेक्ट्रोलाइसिस जो होगा, तो उसमें से कॉपर अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपर एक रोड पर चल जाएगा, सल्फेट दूसरी रोड पर चल जाएगा, ठीक है। इस तरह कॉपर जैसे होता है आपका पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव करता है, तो पॉजिटिव आयन आपको जो नेगेटिव प्लेट रहेगी, नेगेटिव इलेक्ट्रोड या नेगेटिव प्लेट, उसके पास मिलेगा आपको, सल्फेट आपको दूसरी जगह मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है इसका। चलो मैं अगर थोड़ा सा बताऊँ, वैसे ये आपकी 8 क्लास 9th क्लास में भी आ चुका है, ठीक है। तो फिर भी मैं अगर हल्का सा आइडिया दूँ तो कुछ तरह रहेगा। मान लीजिए आपके पास एक जार है, ठीक है, ये आपने एक जार ले लिया, इसमें आपने फिल कर रखा है आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये जस्ट मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये आपकी बुक वगैरह में नहीं दिया गया है, ठीक है। ये आपने एक जार ले लिया, इसके अंदर आपने कॉपर सल्फेट CuSO4 इसके अंदर फिल करके रखा है, ठीक है। ये लीजिए आपने इसको फिल कर लिया। आपने क्या किया, इसके अंदर इलेक्ट्रोड लगाए। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, दो डिफरेंट टाइप के मेटल्स के रोड, ठीक है। मान लीजिए आपने दो डिफरेंट टाइप के मेटल्स की रोड यहाँ पर लगा दी, ठीक है। चलिए जी, अब आपने क्या किया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, मतलब इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी है। वो सेफेस्ट फॉर्म रहता है कि आप उसको बैटरी से देना, कि जो आपके घरों में सप्लाई आती है ना, उससे सीधा उसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। चलिए जी, हमने इसको बैटरी से भी कनेक्ट कर दिया। बैटरी में दो टर्मिनल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये आपका एक स्विच लगा दिया हमने ऑन ऑफ के लिए, और इसको सीधा कनेक्ट कर दिया मैंने इस तरह से, ठीक है। तो ये पॉजिटिव से कनेक्टेड, तो ये रोड किस तरह बिहेव करेगी, पॉजिटिव की तरह। ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई इट विल बिहेव लाइक नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराओगे, फ्लो करवाओगे, स्विच को ऑन किया, तो क्या होगा, इसके अंदर कॉपर के आयन अलग हो जाएंगे, सल्फेट के आयन अलग हो जाएंगे, ठीक है। कॉपर के आयंस जो हैं वो अलग हो जाएंगे, और आपके जो सल्फेट के जो आयन हैं वो अलग हो जाएंगे। कॉपर अलग, सल्फेट अलग। कॉपर के ऊपर प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ये रहा आपका प्लस चार्ज, ये रहा आपका प्लस चार्ज, और ये रहा नेगेटिव, तो ये कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। मैं दोबारा बताता हूँ, आपकी क्लास 8 और 9 दोनों में था, ठीक है। हमने भी जस्ट आपको रिवाइज करा दिया कि इस तरह ये काम करता है। चलिए, इस तरह से आपकी जो प्योरिफिकेशन है इलेक्ट्रोलाइसिस का, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको प्योर मेटल जो है वो आपको मिल जाएगा। इसकी जगह आप मान लीजिए एल्यूमिनियम सल्फेट का भी सॉल्यूशन ले सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने एल्यूमिनियम सल्फेट, आपने एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही आपके एल्यूमिनियम के आयन अलग हो जाएंगे, सल्फेट के आयन अलग हो जाएंगे। एल्यूमिनियम के आयन क्या हो गए, Al+3, तो ये +3 आयन जो है ये भी अगर नेगेटिव प्लेट जो है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, उसकी तरफ आने स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, बाद में आप उसको हटा सकते हो, ठीक है। सीधी सी बात है, बस इस तरह काम करते हैं आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ओर। जैसे मैंने इसीलिए एग्जाम्पल लिया था, जैसे एल्यूमिनियम इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, मैग्नीशियम जो भी है, ये होता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा मीडियम रिएक्टिविटी की तरफ, ठीक है। क्या होते हैं, जब मीडियम रिएक्टिव जो एलिमेंट है आपको दो फॉर्म में मिलते हैं, या तो सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। कार्बोनेट के फॉर्म में अगर आपको मिलते हैं तो आप इनका कैल्सिनेशन करते हो, अच्छा। लेकिन जब आपको सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं तो आप इनकी रोस्टिंग करते हो, और रोस्टिंग वो नहीं जो आप यूट्यूब पर देखते हो, ठीक है, एक दूसरे को थोड़ा नीचे दिखाना और सारी चीज़ नहीं। रोस्टिंग की प्रोसेस है असल में, कैल्सिनेशन और आपका रोस्टिंग, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आप मेटल को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हो, मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हो, मतलब ये एक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, ये एक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, कैल्सिनेशन और आपका रोस्टिंग, ठीक है। अब कब कैल्सिनेशन यूज लेंगे और कब रोस्टिंग, ये हम बताएंगे आपको, ठीक है। ये जस्ट आपका जो आपके जैसे ये बता भी रखा है सीधे सीधे, इसमें कार्बोनेट है उस पर डिपेंड करता है, ये कार्बोनेट मिल रहा है तो कैल्सिनेशन, सल्फाइड मिल रहा है तो ये, ठीक है। अच्छा, आपने उसको मेटल के जो ऑक्साइड है उसमें कन्वर्ट कर लिया, फिर आपने क्या किया, सबसे पहले आप, जैसे मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आपके पास और था, आपने उसका कंसंट्रेशन किया, इनिशियल प्यूरिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद क्योंकि आपको पता था ये मीडियम रिएक्टिविटी का है, तो वो आप
दो फॉर्म में मिला, कार्बोनेट और सल्फाइड की फॉर्म में। लेट से वो कार्बोनेट की फॉर्म में मिला, आपने उसका कैल्सिनेशन करके उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो थी वो कराया और वो उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद आपने उसका रिडक्शन कर लिया। रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन आयन का लॉस होना। जैसे मान लीजिए जिंक ऑक्साइड है तो इसमें से अगर ऑक्सीजन आयन निकल के चला जा रहा है, इसका लॉस हो रहा है, तो वो हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको बताया था ना चैप्टर 1 में हमने बात की थी कि या तो ऑक्सीजन का रिलीज हो, मतलब या तो ऑक्सीजन छोड़ करके जाए, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन उससे आके जुड़े, इसको बोला जाता है रिडक्शन। तो ऑक्सीजन छोड़ के जा रहा है ना, ऑक्सीजन उससे अलग हो रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन करा दिया। और रिडक्शन के बाद भी क्या थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज रह जाती है, आप फिर उसको करते हो फाइनल रिफाइनिंग। रिफाइनिंग मतलब उसकी चमक वगैरह, पॉलिश वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये होती है उसकी रिफाइनिंग। ये होता है रिफाइनिंग मीन्स बोल सकते हो फाइनल प्योरिफिकेशन। ठीक है, अच्छा अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसकी। अगर आप मान लीजिए वो लो रिएक्टिविटी का एलिमेंट है तो आपको सल्फाइड या हमने बताया था ना आपको सल्फाइड या ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा। लेट से सल्फाइड के फॉर्म में मिला है तो वही आपकी रोस्टिंग करा आपने। ठीक है, रोस्टिंग क्या एक प्रोसेस है जिससे आप जो भी आपके मिनरल्स है सल्फाइड्स जो कि आपको मिला है, इस सल्फाइड का आप ऑक्सीडेशन कराते हो। ठीक है, जैसे हमने लिखा भी है, ऑक्सीडेशन के बाद आप क्या करते हैं वहाँ से, मतलब आपकी उसकी रिडक्शन करा करके मेटल और रिफाइनिंग वो आपको मिल जाता है। ठीक, मेटल ही लिखना चाहिए, आपने शायद गलती से लिख दिया। रोस्टिंग के बाद आपका कराते हो रिडक्शन, फिर आपको मिल जाती है रिफाइनिंग। अब एक चीज़ थोड़ी सी दिमाग में आपके आनी चाहिए, तो ठीक है हमने प्रोसेस का पढ़ लिया, आनी चाहिए कि सर पहले आप उसका ऑक्सीडेशन करा रहे हो, मतलब ऑक्सीजन उसके रिएक्शन करा रहे हो, फिर ऑक्सीजन को उससे अलग करवा रहे हो और फिर उसका मेटल बना रहे हो। ये क्या चीज़ है? ऑक्सीजन को लगा रहे हो, ऑक्सीजन को हटा रहे हो, ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए, इसका रीजन देख लो बेटा, ये आपको नहीं मिलेगा। इस चीज़ को हटा रहा हूँ मैं जब कोई खास प्रोसेस नहीं है। इसका रीजन क्या है? मान लीजिए कि आपके पास कोई और है और उसके अंदर काफ़ी सारे मिनरल्स हैं और उनमें से दो एलिमेंट हैं। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए इसको ले लेता हूँ मैं, मॉडरेट की बात कर रहे हैं ना, तो मान लीजिए मैंने एक जिंक को ले लिया, एक लेड को ले लिया, ये दो एलिमेंट हैं। ठीक है, अच्छा आपने क्या पूरे के पूरे ओर का ऑक्सीडेशन कराया, मतलब इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाई। ठीक है, अच्छा जब इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाओगे आप तो इन दोनों में से हाईली रिएक्टिव कौन है? जिंक, और लेस रिएक्टिव लेड। तो क्या जिंक बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जिंक ने ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, अब क्या होगा? जिंक ऑक्साइड तो अलग हो जाएगा और बाकी जो और लेड हैं और मिनरल्स और लेड ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने क्या किया? इसका रिडक्शन करा दिया, मतलब इसमें से ऑक्सीजन को हटा दिया, तो बचा क्या? सीधा जिंक, और स्टार्टिंग में क्या था आपके पास? और तो इस ये रीज़न है कि आपको सबसे पहले उसको ऑक्सीडेशन कराना होता है। ऑक्सीडेशन में हाईली रिएक्टिव जो भी आपका एलिमेंट है वो पहले आ जाता है, उससे रिएक्शन कर लेता है, फिर आप उससे ऑक्सीडाइज जो भी हुआ है आपका एलिमेंट उसको आप रिडक्शन करा लेते हो। रिडक्शन में ऑक्सीजन आपको छोड़कर चला जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा ऑक्सीजन, देन फाइनली आपको मिल जाएगा मेटल यानी कि जिंक। ठीक है, तो ये प्रोसेस है जो कि आपका एक नॉर्मल फॉर्म में यूज लिया जाता है। अगर आप इसको जस्ट बेसिक फॉर्म में बोलें तो आप कुछ इस तरह बोल सकते हो। सबसे पहले ओर को लेते हो आप, ठीक है, फिर आप उसकी क्रशिंग करते हो। ठीक है, क्रश करने के बाद आप क्या करते हो? उसका कॉन्सेंट्रेशन करते हो। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन करने के बाद आप उसका ऑक्सीडेशन कराते हो। ठीक है, ऑक्सीडेशन कराने के बाद आप उसका रिडक्शन कराते हो। ये जस्ट एक बेसिक प्रोसेस है। रिडक्शन कराने के बाद आप उसका फाइनल प्यूरिफिकेशन करा देते हैं। ठीक है, और क्रशिंग, कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड देन फाइनल प्यूरिफिकेशन। तो ये प्रोसेस है बेटा जो कि हम इस पे यूज देने वाले हैं। मैंने कोशिश की है और मैंने अच्छे से अपने समझाने की कोशिश की है कि आप इसको एक एक प्रोसेस को डिटेल में समझना है। बस आपको रटना नहीं है, बस आपको समझ देना है कि जो प्रोसेस हम उसको ऐसा ही क्यों कर रहे हैं। हम डायरेक्ट ओर से रिडक्शन या फिर डायरेक्ट ओर से फाइनल प्योरिफिकेशन करके वो मेटल क्यों नहीं निकाल सकते, ये आपको पता होनी चाहिए कि भाई आप अगर किसी एक, मान लीजिए आपको एक बड़ी चीज़ पे पढ़ना है, मान लीजिए आप किसी को होगा, किसी का ड्रीम IAS बनना है, किसी को बैंकर बनना है, जो भी है, अब आप उस पर डायरेक्ट थोड़ी बन सकते हो कि भाई आज आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो और कल की कल में IAS बन जाऊँ, या फिर मैं बैंक में जॉब करने लग जाऊँ, या फिर मैं कोई बड़ा वो बन जाऊँ, बिजनेसमैन बन जाऊँ। नहीं, आपको पता है अगर मुझे वहाँ पहुँचना है, या फिर मान लीजिए आपको किसी का दूसरे का अच्छा करना है, आपको लगता है कि भाई आसपास जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पर काफ़ी सारे
ऐसे लोग हैं जिनको खाना भी टाइम पर नहीं मिल पा रहा है, कुल मिला के उनको जो बेसिक नीड है लाइफ की वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो क्या करोगे आप? अभी आप सोचोगे कि ना मैं, हो सकता है कुछ स्टूडेंट सोचे, हालांकि सब नहीं सोचते, कुछ स्टूडेंट सोचे कि भाई मैं उनको कुछ खाना दे आऊँ, ठीक है, मैं उनको कुछ ओढ़ने के लिए दे आऊँ, कपड़े दे दूँ, ये वो, ये चीज़ें कर सकते हो, लेकिन ये एक छोटी चीज़ें हैं। कुछ स्टूडेंट में सोच रहे होंगे कि क्यों ना मैं पहले काबिल बन जाऊँ, मतलब मेरे पास इतना सोर्स हो जाए इतने सारे, जिससे कि मैं आसपास जो भी, कम से कम जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पर आसपास जो भी रह रहे हैं वो अच्छे से लाइफ को स्पेंड कर सके, उनके पास खाने की जो भी बेसिक नीड होती है वो सारी पूरी हो, ठीक है। तो आप उसकी डायरेक्ट अभी सबकी बेसिक नीड पूरी नहीं कर सकते, मतलब अगर आपको कुछ अच्छा करना है, अगर आपने कुछ एम बना रखा है तो आप उस पर डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते, स्टेप बाय स्टेप करके पहुँचोगे, ठीक है। तो वही है, जैसे कि मान लीजिए आप ऐसा थोड़ी ना LKG को, मान लो नर्सरी का जो स्टूडेंट है उसको सीधे 10th क्लास की बुक दे दोगे, बोला कि इसको पढ़ ले और तेरे पेपर होने वाले हैं, ऐसे थोड़ी ना, नहीं होगा ना। तो वही ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, हर जगह एक स्टेप करके पहुंचा जाता है। ऐसे ही है जो आपका ओर है, ओर में सबसे पहले उसकी क्रशिंग होगी, कंसंट्रेशन होगा, फिर उसकी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, फिर उसका फाइनल प्योरिफिकेशन करके चमका चुमको के आपको मेटल को पकड़ा देंगे, ठीक है। चलिए ये था आपका प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल या फिर अक्रेंस ऑफ मेटल। इसमें भी किस तरह को दिक्कत है तो बताएगा, कल हम इसकी पार्ट 2 जो है उसमें आपको एक वीडियो, एक जो प्रोसेस मैंने बताया इसका डिटेल देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मजे करिए, ठीक है बेटा, थैंक यू।